आपका स्वागत है। न्यूज में आपका स्वागत है। कार्यक्रम चालू हो चुका है जनता की आवाज। जनता की आवाज ये कार्यक्रम आता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एक शाम 7 बजे। मेरा नाम है मुकेश शाही और आप देख रहे हो आपका पसंदीदा कार्यक्रम जनता की आवाज। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा जनता की आवाज कार्यक्रम में आखिरकार होता क्या है। जनता की आवाज ये कार्यक्रम पे हम अलग अलग विषय वस्तु को उठाते हैं। गंभीर विषय हो, समाज से जुड़े हुए विषय हो, राजनीतिक विषय हो, चाहे वो हास्य विषय क्यों ना हो, हम सभी मुद्दे यहाँ पे उठाते हैं और जनता की आवाज कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता की आवाज कार्यक्रम के क्रू मेंबर है हर्ष गर्ग, जो कि पर्दे के पीछे रह के भी अपना एडिटिंग का काम संभालते हैं। पूरा पर्दे के पीछे का जो है संभालने का काम हर्ष गर्ग जी करते हैं। और पूजा चौधरी जो कि एंकरिंग करती है और साथ में मैं यानी कि होस्ट करता हूँ जनता की आवाज कार्यक्रम, मैं यानी कि मुकेश शाही। यदि इस कार्यक्रम में आम जनता को भी हम शामिल करते हैं और आम जनता की भी राय हम यहाँ पे रखते हैं। यदि आपकी भी एरिया में कुछ समस्या है, यदि आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं, तो हम ये माध्यम बन सकते हैं। तो आप न्यूज के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी नाम दर्ज करा सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे बताइए कि आपकी क्या है समस्या। हमारे क्रू मेंबर की टीम आपको शॉर्टलिस्ट करेगी और साथ ही साथ आपको हम कनेक्ट करके हमारी जनता की आवाज कार्यक्रम में यहाँ पे सहभागिता जताएंगे। तो आज का हमारा काफी इंटरेस्टिंग भरा विषय है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार तो हर किसी को पसंद है। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि अब गणेश चतुर्थी का त्योहार अगले महीने में आने वाला है। लेकिन क्या वाकई में जो पहले होता था, परंपरा से चलती आ रही है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार में पूरा महाराष्ट्र एकदम धूमधाम से हो जाता है, पूरा देश इसमें रम जाता है, क्या कोरोना वायरस महामारी जो चल रही है, क्या उसके चलते भी ये उतनी ही उत्साह दिखाई देगी? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि गुड़ी पाड़वा का त्योहार भी जो लॉकडाउन के बीच में जो आया, जो महाराष्ट्र का जो मराठी जो समुदाय के लोगों का जो नव वर्ष होता है गुड़ी पाड़वा, वो त्योहार भी काफी फीका देखने को मिला हमें इस बार के लॉकडाउन में। क्या उसी तरह महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्योहार भी कुछ तरह से देखने को ना मिले? ये अपने आप में दो बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी बीच में हम बात करेंगे, इसी कड़ी को हम जोड़ेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले हमारे एडिटर साहब जुड़ेंगे हर्ष गर्ग, और रितेश सर जुड़ेंगे हमारे साथ सुल्तान खान सर जुड़ेंगे, हमारे साथ हरीश पारिक जी जुड़ेंगे, हमारे साथ विनायक कदम जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे HOP न्यूज और जनता की आवाज कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो हम बारी बारी से सबके पास चलेंगे, क्योंकि आज दर्शकों को हम एक ट्वीट ये लेके आए हैं कि जनता की आवाज कार्यक्रम आज हिंदी वर्सेस मराठी। जी हाँ, क्योंकि हमारे साथ हिंदी समुदाय के लोग भी जुड़े हैं और मराठी भाषी समुदाय के लोग भी जुड़े हैं। हम दोनों बात यहाँ पे रखेंगे और दोनों बातों को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम विनायक की ओर रुख करेंगे। विनायक सर, तुम्ही मला सांगा की जसं तुम्ही सांगितलं होतं की गिरगावचा तुम्ही राहता, तिकडचा माहोल कसा आहे सध्याचा? तुम्हाला माहितच असेल, गिरगाव ही संस्कृती आहे. एक गिरगाव म्हणजे एक ब्रँड झालेला आहे सणाच्यासाठी. सणाचं घर, माहेर घर म्हणजे गिरगाव म्हणून ओळखलं जातं. तसा तुम्ही बघू शकता, श्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मन की बात में अपना गिरगाव का राजा का नाव घेतलेलं, गिरगावच्या राजाचं, पर्यावरणाचा राजा म्हणून. तसंच या गिरगाव मध्ये आत्ताच्या वेळेत सगळ्या मंडळांनी ठरवून एक निर्णय घेतलेला आहे की जी गिरगावची शाडूची मूर्ती बनते 22 फुटाची, ती या वर्षी फक्त 2 फुटाचीच बनली जाणार आहे. जी पूजेची मूर्ती असते ती, तसं त्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण पण दाखवलं जाणार आहे गिरगावच्या महाराजाचं, दक्षिण मुंबईच्या महाराजाचं. तसं बघू शकता, तर आता या कोरोनाच्या महामारीमध्ये तुम्ही बघू शकता, या कोरोनाच्या महामारीमध्ये तुम्ही बघू शकता की या गिरगावकर असा एकत्र आलेला आहे. एका निर्णयावर ठाम झालेल्या सरकारचा नियमाचं पालन करून हा उत्सव साजरा होणार आणि गणपतीचा उत्सव हा दरवर्षीप्रमाणे चालत आलाय. तो चालत राहणार, कारण तो 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती आहे, सगळ्यांच माहित असेल. तसंच गिरगावचा लंबोदर, दक्षिण मुंबईचा राजा, परत
काळबादेवीचा राजा आहे, तर चंदवाडी गणपती गोड गणपती म्हणून मानला जातो तो. त्या सगळ्या जणांनी एकोपीने निर्णय घेऊन सरकारच्या नियमांचं पालन करून हा गणेश उत्सव साजरा करायचा ठरवलेला आहे. बरोबर. आणि मला चालू राहिला. तुम्ही मला हा पण सांगा की जसं तुम्ही आता सांगितलं की तुमच्या इकडे फक्त शाडूच्या मातीचा गणपती तिथे तुम्ही निर्माण करतात आणि ते किती वर्षापासून तुम्ही हा इको फ्रेंडली गणपती तिथे निर्माण करताय? आता तुम्ही बघू शकता गिरगावचा राजा आता 100 वर्ष लवकरच पदार्पण करणार आहे. गिरगावचा राजा, परत गिरगावचा महाराजा, परत गिरगावचा लंबोदर आणि 50 वर्ष कंप्लीट करून 51 वर्षामध्ये पदार्पण करत आहे यावर्षी. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे. पण तुम्ही मला असं सांगा आता की माझा आता एक प्रश्न पडला की जसं मागच्या वेळेला आणि जे भूतकाळमध्ये जसं आता गणपतीचा उत्सव साजरा करत होते भाविकांना, पण तुम्हाला काय वाटतं की यावेळी पण कोरोनाचा महाकाळ जे चालू आहे पण याच्यामध्ये गणपती उत्सव जे साजरा जे करणार आहे तर भाविकांच्या गर्दी पाहायला मिळणार का यावेळी पण? यावर्षी सरकारच्या नियमाप्रमाणे मंडपामध्ये फक्त 5 कार्यकर्ते राहणार, त्याच्यावर जास्त राहणार नाही असा नियम निघालेला आहे. प्लस गणपतीचं दर्शन घ्यायचं असेल तर भक्तांना तर ते ऑनलाईन प्रदर्शन ठेवलेलं आहे युट्यूबला, तर तिथून भक्त दर्शन घेऊ शकतात. त्यामुळे मंडपात यायची गरज नाही. आणि दर दिवशी 3 टायमाला सॅनिटायझर करायचं आहे हा नियम आता काढलेला आहे सरकारने. त्याचा गिरगावकर पद्धत काटोकारपणे नियमांचं पालन करून हा गणेशोत्सव थाटामाटात आणि चांगल्या पद्धतीने साजरा करणार, सगळे नियम पाळूनच करणार. बरोबर. ही गिरगावची शाळा. बरोबर. तुम्ही आमच्या बरोबर असं जोडले गेले राहा. आणि आमच्या सोबत आता हरीश पारेख जोडले गेलेला आहे वसईमधून. हरीश पारेख, स्वागत आहे तुमच्या गणपती आवाज हा कार्यक्रमामध्ये. नमस्कार साहेब. हा नमस्कार. तुम्ही मला सांगा की तुमचं मंडळाचं नाव आहे वसईचा महाराज, त्याच्यामध्ये तुम्ही कार्यकर्ता सुद्धा आहे आणि यावेळी तुमचं काय प्लॅनिंग आहे आणि तुम्ही सध्या काय तयारी करत आहे? यावेळेला तुम्ही साजरा करणार नाही करणार काय तुम्ही माहिती देऊ शकता आम्हाला? नाही, आम्ही साजरा करणार. जसं सरकारचं नियमावली आलेली आहे त्या हिशोबाने सगळ्या रूल्सला फॉलो करून आम्ही आमचा गणेशोत्सव साजरा करणार. आणि या वर्षीचा जे काय देशामध्ये जगामध्ये जे काय घडलेलं आहे त्या सगळ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून जसं होईल तेवढं चांगल्यापणे निर्माण करू आपण. आणि आम्ही यावर्षी आमची जी शाडूची मूर्ती असते मातीची, जी आमची पूजाची मूर्ती असते ती मूर्ती आणि जेवढा होईल तेवढा मोठा करायचा प्रयत्न करू. पण मोठा म्हणजे सण तेवढा मोठाच राहणार, पण जे जल्लोष या महाराष्ट्रामध्ये देखला जातो तर त्या हिशोबाने तर नाही होणार. आणि जे आपले कार्यकर्ता आहेत, मंडळाचे पदाधिकारी आहेत, मग आपले रहिवासी आहेत आणि मग जेवढे लोक श्रद्धाळू जे दर्शनाला येतात त्या सगळ्या गोष्टीला नजरमध्ये ठेवून त्या सगळ्या गोष्टीवर व्यवस्थित विचारपूस करून मग आम्ही करणार आहे सगळं काय. आणि जे आमचे मूर्तिकार आहेत रेश्मा खातू, जे मुंबईला आमची मूर्ती घडवतात, आता या सगळ्या लॉकडाऊन आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे त्यांचे वर्कर्स पण नाही आणि त्यांना पण खूप काही प्रॉब्लेम घडणार आहे. आणि आता वेळ पण नाही राहिला, तर फक्त 40 दिवस राहिले. तर त्या हिशोबाने आता मोठी मूर्ती तर कुठलाही मंडळ नाही घडू शकत. आणि सगळ्या मंडळांनी जे निर्णय घेतलाय तर लोकमान्य टिळकांनी हा उत्सव साजरा केला होता की लोक एकजूट व्हावा. आणि ती गोष्ट आज परत आपल्याला सगळ्यांना पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बघायला भेटली. लालबागचा राजा असो, बाकी अनेक मंडळ आहेत, त्या सगळ्यांनी निर्णय घेतलाय की आपण लहान मूर्ती आणू, मोठी नाही आणू. ते फक्त या वर्षासाठी. आणि जी सरकारने जे गाईडलाईन्स ठेवली आहे की आता पीओपी बॅन करायचं, तर ते मला कुठे ना कुठे थोडंसं अडचणीच वाटते. कारण की शाडूची माती एवढी भेटत नाही आणि त्यातली मूर्ती एवढी मोठी घडू शकत नाही. आणि जर घडवली तर त्याला खूप जास्त रिस्क असतो. मग खंडित व्हायचं, मग घेऊन द्यायचं, हे ते सगळं त्याच्यात खूप जास्त प्रोसेस असतो. आणि प्लास्टरची मूर्ती कशी आहे, लवकरात लवकर बनते आणि त्याला थोडंसं फिटिंग जे असते आणि त्याचं फिनिशिंग पण चांगला येतो. आणि असं नाही की फक्त पीओपीनीच पॉल्युशन होते, बाकीची खूप सारी गोष्टी आहे
ते आता त्यांना मूर्तीकरांचं म्हणणं होतं की आपण पुढच्या वर्षी जेव्हा मीटिंग करू तेव्हा आपण क्लिअर करू की कुठल्या कुठल्या गोष्टींनी प्रदूषण होते. आणि यावर्षी जे सगळ्या मंडळांनी जे हाईट ठरवली आहे 4 फूट, 5 फूट, 3 फूट आणि जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे त्यांनी पण जे निर्माण केली आहे की 4 फुटाची मूर्ती आणायची, यावर्षी सगळेजण सगळ्या गोष्टीचं पालन करणार. पण कसं आहे तो जो एक क्षण आहे जो म्हणजे नुसतं महाराष्ट्राचा नाही, तो पूर्ण जगाचा क्षण आहे. सगळ्यांची नजर असतात की आणि सगळे आम्ही सगळे कार्यकर्ता असो किंवा कुठलेही जण असो, सगळेजण वाट पाहतात पूर्ण वर्ष की बाप्पा यावर्षी कसं येणार, काय येणार. आणि या सगळ्या ह्याच्यात यावर्षी ही जी महामारी आली आहे कोरोनाची, तर त्यामुळे सगळेच जण कार्यकर्ता असो, श्रद्धाळू असो, सगळेच जण एक वेगळ्या मेंटॅलिटीमध्ये झालेले आहेत. तर बाप्पा स्वतः विघ्नहर्ता आहेत, तर ते येणार, आपल्या थाटामाटात येणार आणि आपल्या थाटामाटात त्यांचं सगळं काही होणार आणि ते जाता जाता आपल्या सोबत ही करोनाची महामारी घेऊन जाणार. आणि 2021ला आपण याच्यापेक्षाही मोठ्या प्रकारे आपण हा साजरा करूया. बरोबर. जसं तुम्ही सांगितलं 2021 मध्ये अजून मोठ्या प्रमाणे हा सण साजरा करूया. एकदम अगदी तुम्ही खरंच म्हणताय. आणि मला तुम्ही हा सांगा की जसं आमचं क्रू मेंबरचा टीम तुमच्या घरी सुद्धा आलेले होते आणि तुम्ही जे संग्रह केले होते त्यावेळेला आम्ही तुमचा रिपोर्ट सुद्धा कव्हर केला होता. आणि तुम्ही या प्रेक्षकांना सांगा की तुम्ही हा संग्रह केव्हापासून करत आहे आणि तुमचा जर्नी कसा स्टार्ट झाला होता आणि तुम्ही आज 2020 झालेला आहे आणि आज 14 जुलै झालाय, बरोबर. आणि तुमचा नक्की संग्रह किती झालाय, कलेक्शन किती झालाय, हे सगळं आम्हाला कळू द्या. 2007 15 सप्टेंबर मी माझा गणपतीचा फोटोचा छंद जो मी आज जोपासलेला आहे, जे मला बाप्पाच्या कृपेने भेटलेला आहे, तो सण मी 2007 15 सप्टेंबरला सुरुवात केली होती. आणि आज ते सुरुवात करून आज 2020 म्हणजे एक 13 वर्ष झाली आणि 13 वर्षात मी 40,000 फोटो जमा केले, जे मी गेल्या वर्षी तुम्हाला गेल्या इंटरव्ह्यू मध्ये दाखवले होते आपण. आणि असं सगळं करून आज 40,000 फोटो आहेत. आणि आपला जे आमचा जे वसेचा महाराजा आहे त्या महाराजांची एक ऐतिहासिक अल्बम आहे, जी अल्बम मी लालबागच्या राजाचा अल्बम वरून घडवली. आणि आज हे सगळं करताना आज मला 13 वर्ष झाले आणि या 13 वर्षात मी खूप प्रसिद्धी भेटली, मला एक नाव निर्माण झाला, एक ओळख झाली. आणि सगळ्यात मोठी आणि महत्वाची गोष्ट की तुम्ही मुंबईवरून येऊन माझी न्यूज जे कलेक्ट केली आणि त्याच्यावरून माझं जे इफेक्ट झालं, त्या तुमच्या न्यूजमुळे मी राज ठाकरे साहेबांना भेटलो, उद्धव साहेब ठाकरेंना भेटलो, देवेंद्र फडणवीस साहेबांना भेटलो, शरद पवार साहेबांना भेटलो. आणि जे खूप महत्वाचे जे लालबागचे राजाचे मूर्तिकार आहेत त्यांचे अध्यक्ष आहेत, चिंतामणीचे अध्यक्ष आहेत, त्या सगळ्यांनी मला तिकडे बोलवून त्यांनी सत्कार केलं. मी लालबागच्या राजाच्या मूर्तिकारांशी भेटलो, चिंतामणीच्या अध्यक्षशी भेटलो, मग त्याकडे जाऊन दर्शन वगैरे केले. त्यांनी माझी अल्बम पाहिली, पूर्ण जगाने अल्बम पाहिली आणि आपण जे सहकार्य केला. आणि आज कुठे ना कुठे म्हणजे जी मी एक कोपऱ्यात होतो, तर आज तुमच्या सगळ्या मीडिया टीम, पेपर, न्यूज चॅनलच्या सगळ्या लोकांनी मला जगासमोर एक ओळख दिली आहे आणि जी ओळख भेटली आहे त्यामुळे खूप चांगलं वाटते. आणि बाप्पाची जी माझ्यावर गॉड गिफ्ट आहे, म्हणजे जे बाप्पांनी माझ्याकडून करून घेतलं ते पण एक मला आवडते. आणि मला एक असं म्हणायचं आहे की प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात काही ना काही एम असायला पाहिजे, कारण की तो जगावा. म्हणजे नुसतं जगून उपयोग नसते, काहीतरी आयुष्यात घडावा किंवा घडणं पाहिजे म्हणून जगतात लोक. तर माझ्याकडे हा एम आहे की मी आयुष्यभर ते काम करत राहू जे मी करतो. पण या वर्षी मला पण प्रश्न पडलाय की मी आता 40,000 वर अडकलेलो आहे, जे माझ्या 40,000 जे फोटो मी जमा केले आहेत. तर दरवर्षी मी 5, 6, 7, 8,000 असे फोटो जमा करतो. तर माझं लक्ष होतं की यावर्षी मी 50,000 पूर्ण करणार. पण यावर्षी आता बाप्पा येणार नाही येणार, अनेक मंडळांनी नकार दिलाय, पुढच्या वर्षी आणणार, वेगळा करणार, असं तसं त्यांनी सगळ्यांनी सांगितलंय. तर आता ते ज्यांच्या घरी बाप्पा येतात ते येणार. आणि न्यूज चॅनलवर आहेत किंवा न्यूज पेपरमध्ये आहेत, आता पेपर पण व्यवस्थित भेटत नाही. तर आता किती हे मीडिया कव्हर करणार आणि मला कसे फोटो भेटेल आणि यावर्षी माझं कलेक्शन काय होणार ते पण मला एक थोडीशी चिंताजनक झाली. पण मी हे घाबरत नाही, कारण की बाप्पा बुद्धीचे देवता आणि ते स्वतः विघ्नहर्ता आहेत. तर ते काही ना काही मार्ग काढणार. सर्वात आधी तुम्हाला आमच्या H15 न्यूज तर्फे तुम्हाला 40,000 रुपये तुम्ही कलेक्शन केलं आहे. 40,000 हा खूप मोठी गोष्ट आहे.
आणि आमच्याकडून तुम्हाला अभिनंदन. आणि जसं तुम्ही सांगितलं आम्हाला की तुम्हाला त्या कलेक्शनची चिंता वाटते की या वर्षीमध्ये खूप मंडळांनी नकार दिला आहे की यावर्षी गणेशोत्सव साजरा करायचा की नाही, पण बाप्पाचा आशीर्वाद आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांकडे आहे, तर तुम्ही काही काळजी करू नका. तुम्हाला यावर्षी अभिनंदन आहे आणि तुम्हाला कलेक्शन भेटणार. आमच्यासोबत आता रितेश सर जोडले गेलेले आहे. रितेश सरांशी आम्ही आता भेट घेणार आहे आणि त्यांच्याशी गप्पा करणार आहे. रितेश सर, तुम्हाला स्वागत आहे आमचा कार्यक्रम जनता की आवाज मध्ये. तुम्ही मला काय सांगणार, या वर्षामध्ये गणेश उत्सव साजरा होणार की नाही होणार, काय वाटतं तुम्हाला? नमस्कार, मी रितेश श्रीवास्तव नवी मुंबईवरनं बोलत आहे. मी सध्या तर लालबागचा गणेश उत्सव, लालबागचा म्हणजे तुम्हाला लालबागचा राजा व चिंचपोकळीचा चिंतामणी, मुंबईचा राजा गणेश गल्ली, असे खूप गणपती, राजा तेजुकाया वगैरे, महागणपती वगैरे. तर हे सगळे म्हणजे महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर पण फेमस आहे ते गणपती. बरोबर, हे फेमस आहे ते गणपती. आता सध्याला मी 2 ते 4 वर्ष अगोदर मुंबईचा उत्सव म्हणजे 2015ला मी चिंचपोकळीच्या चिंतामणीच्या आगमनाला गेलो. म्हणजे तिकडे गर्दी होती खूप, तर म्हणजे मी तिकडनं निघालो, म्हणजे गर्दी असल्यामुळे म्हणजे खूप निघालो मी तिकडनं. तर तिकडनं निघाल्यानंतर म्हणजे मी इकडं म्हणजे तिकडनं निघाल्याच्या नंतर डायरेक्ट मी विसर्जनाला गेलो, चिंचपोकळीच्या चिंतामणीच्या विसर्जनाला. तिकडनं विसर्जनाला गेल्याच्या नंतर म्हणजे तिकडे मला बाप्पाला बघून खूप अतिशय म्हणजे ना डोळ्यातनं पाणी आले तिकडे बघितल्याच्या नंतर. चिंचपोकळीचा चिंतामणी किंवा लालबागचा राजा, इतर जे गणपती होते तिकडचे ते बघून. त्याच्यानंतर मग 2016ला म्हणजे मी एकटाच निघालो घरातनं, म्हणजे गणपती बघायला आगमनाला सगळ्या गणपतीच्या. तर त्याच्यानंतर मग 1-2 वर्ष गेली, मला माहिती नव्हतं की बाप्पाच्या कृपेने मला माहितीच नव्हतं की मी तिकडे मंडळाचा एक कार्यकर्ता किंवा रितेश श्रीवास्तव या नावाने ओळखणार आहे म्हणून. तिकडे मी लालबाग मध्ये चिंचपोकळीच्या चिंतामणी म्हणजे इतर मंडळ. तर आता मी चिंचपोकळीच्या चिंतामणीच्या मंडळातला म्हणजे एक नॉर्मल कार्यकर्ता, म्हणजे छोटा म्हणजे कार्यकर्ता आहे म्हणजे तिकडचा. हा, तिकडे माझं काय म्हणणं होतं की म्हणजे या वर्षीचा गणेश उत्सव, तर आता कोरोना PM नरेंद्र मोदीजी यांचं काय कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वपूर्णाचा निर्णयांनी घेतलेला आहे की जे गणपती आहेत म्हणजे जे मोठे मोठे असतात 22 फूट 23 फूट जे असतात त्यांची उंची, तर याच्यावरनं त्यांनी बोलले की मूर्तीची उंची कमी करून तुम्ही एक 3 फुटाची शाडू मातीची मूर्ती तुम्ही आणा, 3 ते 4 फुटाची. तर ते त्यांनी असा निर्णय घेतलेला आहे. तर आमचं चिंचपोकळी सार्वजनिक उत्सव मंडळ महाराष्ट्रामध्ये कोरोना तर सगळ्यांना माहिती खूपच वाढत आहे. तर आमच्या मंडळाने यावर्षी मूर्ती न घडवण्याचा निर्णय घेतला. आम्हाला खूप म्हणजे दुःख होतं, पण एक प्राऊड फील पण होतं की म्हणजे की आमच्या मंडळाने असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे म्हणून मूर्ती न घडवण्याचा. पण खूप दुःख तरी वाटतंच म्हणजे की आम्ही दरवर्षी तिकडे 11 दिवस सेवेला वगैरे असतो, लाईनीमध्ये सगळीकडे बाप्पाच्या इकडे सगळेजण. तर खूप एक दुःख पण वाटतं आम्हाला म्हणजे की ना यावर्षी बाप्पा नाही येणार, आगमन सोहळा नाही होणार. तरी पण त्यांनी एक निर्णय चांगला घेतलेला आहे मूर्ती न घडवण्याचा. आणि लालबागचा राजा तर तुम्हाला माहितीच आहे, लालबागच्या राजांनी पण यांनी निर्णय नाही घेतलेला, म्हणजे निर्णय घेतलेला आहे की यावर्षी मूर्ती नाही घडवणार म्हणून त्यांनी पण. आणि ते प्लाझ्मा थेरपी आणि रक्तदान शिबिर 11 दिवस ठेवणार आहेत ते. तर पण माझं पण एक म्हणणं होतं की म्हणजे गणेश उत्सव साजरा व्हावा. पण रितेश, मला हा सांगा की जसं तुम्ही नवी मुंबईमधून बोलताय आणि तुम्ही लालबागचा राजा असो किंवा चिंतामणीचा राजा असो, तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही जाताय आणि दर्शन सुद्धा करताय. आणि आमचा जे टीम आहे शक्तीचा टीम, पूजा चौधरी, हर्षगड आणि मी स्वतः आम्ही मुंबईच्या रस्त्यामध्ये उतरलो होतो आणि तिथे जे भाविक आहे, जे गणेश भक्त भाविकांना आम्ही विचारलं होतं की तुम्हाला या वर्षीमध्ये काय बदल पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला यावर्षी गणेशोत्सव साजरा केला पाहिजे की नाही. त्यांचं खूप लोकांचं असं म्हणणं होतं की यावेळीला जर गणेशोत्सव साजरा केला तर कोरोनाच्या महाकाळचं जे सोशल डिस्टन्सचं पालन कोणी करणार नाही. जर केला तर असं खूप अपघात होऊ शकतो आणि कोरोनाचा हा महाकाळ आतापर्यंत गेला नाही. पण तुम्ही मला सांगा की तुम्हाला काय वाटतं की या वेळेला खरंच हा साजरा उत्सव केला पाहिजे की नाही? माझ्या म्हणणे तर म्हणजे सरकार महाराष्ट्राचे जे उद्योगी ठाकरे साहेब आहेत, माझ्या हिशोबाने तर म्हणजे उत्सव यावर्षीचा नाहीच करावा म्हणून. कारण की कोरोना वाढत आहे आपल्या महाराष्ट्रात किंवा सगळ्या भारतात म्हणजे इतर देशात. तर माझ्या हिशोबाने तर गणेशोत्सव नाहीच म्हणून यावर्षी करावा.
बराबर। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे जो हमारे मराठी भाषियों की बात सुन रहे हो कि जिस प्रकार से यहाँ पे कोरोना का महाकाल जो अभी तक गया नहीं है पूरे देश में, देश में ही नहीं केवल देश की यदि बात की जाए तो इसका आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विदेश में भी आंकड़ा काफी गंभीर है। तो आप सभी को पता है कि जैसे जैसे दिन जाते जा रहा है वैसे वैसे ही यहाँ पे संकट और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये आंकड़ा काफी भयभीत करने वाला आंकड़ा है। दिन प्रतिदिन हम अखबारों में, टेलीविजनों में हम जो देख पा रहे हैं कि आंकड़ा कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है और जिस प्रकार से ये आंकड़ा बढ़ रहा है जो काफी एक भय सा माहौल हुआ है। उसी बीच में गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला है, अगले महीने ही आने वाला है, लेकिन इसको लेकर काफी सारे प्रश्न यहाँ पे उठ रहे। बहुत सारे पंडालों ने यहाँ पे साफ साफ लिखित अक्षरों में कह दिया है कि इस बार हम गणेश का त्योहार नहीं मनाएंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि वाकई में सारे पंडाल के लोग इस बार गणेश चतुर्थी नहीं मनाएंगे। तो इसके विपक्षी लोगों का ये भी कहना है कि हम बनाएंगे और जो ऊंची ऊंची जो मूर्तियां होती है उन्हें हम कम करेंगे। तो क्या ऊंची मूर्ति को कम करने से क्या भाविक जो श्रद्धालु लोग हैं वो नहीं आएंगे? और अब जरूर आएंगे यहाँ पे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कितना लोग पालन करेंगे, लोग सैनिटाइज करेंगे, क्या व्यवस्था होती है, ये तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। हमारे साथ सुल्तान जी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि जो गणेश चतुर्थी के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक गणेश भक्त है और ये क्या बोलना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुल्तान सर, मुझे आप ये बताइए कि जिस प्रकार से मराठी भाषियों जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं और इन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी, हमारे मेहमानों ने यहाँ पे बात रखी है, आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से जो कोरोना का महाकाल जो चल रहा है इस बीच में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? आपको बात करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी इसे मनाना तो चाहिए, पर कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। अब गाइडलाइंस में जैसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इशू कर दिया है, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि मतलब इतना नहीं होगा काफी, क्योंकि उन्हें भी एक परवाह है हमारी कि हमें भी एक समाज को बचाना है। जैसे भयभीत करने वाले नंबर हमारे सामने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारे सामने नंबर आते जा रहे हैं, तो इन्हें हमारी आस्था जो जुड़ी है उसका सवाल है। जैसे अगर देखा जाए, मैं भी जैसे आपने कहा कि मैं भी एक गणेश भक्त हूँ, जी हाँ मैं गणेश भक्त हूँ। हर महीने हर साल गणेश की प्रतिमा चलती रहती है, हर साल हमने बहुत ही बड़े लेवल पे उसे सेलिब्रेट करते थे, पर इस साल बिल्कुल भी नामो निशान नहीं, गलियाँ बिल्कुल सुनसान है। पर हम चाहते हैं कि एक ऐसा कुछ किया जाए कि हम अपनी जो श्रद्धा है उसे प्रकट कर सकें, और उसके ही विचार विमर्श में हम डूबे हैं। पर क्या करें, लोगों की जान भी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए अगर देखा जाए और सोच समझ के फैसला दिया जाए तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जान रहेगी तो जान है। तो बापा तो हर साल आते हैं, खुशी खुशी उनका आगमन होता है और खुशी खुशी उनकी विदाई भी होती है। लेकिन सुल्तान जी, आपको नहीं लगता कि इस बार जो घर जो हमारे एक सदस्य नहीं होते जिसके लिए घर पूरा सुनसान सा रहता है, लेकिन इस बार अगर बापा नहीं आए तो क्या वो फील नहीं होगी? जी ऐसा बिल्कुल भी है, बिल्कुल होगी, पर श्रद्धा तो हमेशा दिल से होती है जैसे कहा जाता है, पर इसके वजह से बहुत बड़ा आघात हुआ है। और आपको भी पता है कि हमारी श्रद्धा गणपति जी को लेकर कितनी बड़ी है। ये ऐसा फेस्टिवल है लाल बहादुर शास्त्री जी ने शुरू किया था और हम सबको एकत्रित करने के लिए किया था। समाज में जिस तरह से चलते, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं, तो ये उत्सव ही एक तरीके होते हैं जो हमें हमारी दिल की बातें बाहर रखने का प्रदान करते, मौका प्रदान करते। पर अभी देखा जाए तो जिस तरह आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी जो गलियाँ, जो पिछले साल हम देखते थे यहाँ पे कितनी खुशियाँ होती थी, हर गली में गणपति जी के दर्शन होते थे, पर इस साल हम इनसे पूरी तरह से वंचित है। बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दे रहा हम कहाँ जाए, क्या करें। पर लेकिन ऐसा क्या है, बस इतना ही है कि हमारे सारे कष्ट वो हर लें और उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए ताकि हम अपने ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरह से मना सके। पर सबसे ज्यादा उम्मीद है कि जान है तो जहान। बिल्कुल आपने सही कहा कि जान है तो जहान है। ये अपने आप में काफी एक अच्छी तर्क इन्होंने जब कह डाली यहाँ पे कि जान है तो जहान है। अगर अपनी स्वस्थ अगर अपनी शरीर हो तो अगले आने वाले साल में 2021 में इस
और ज्यादा जो गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन कोरोना का महाकाल जो अभी चल रहा है, इसको लेकर तो बहुत सारे लोग ऐसे अखबारों में, बहुत सारे चैनलों में ये भी दावा किया जा रहा है तो इसकी वैक्सीन आ चुकी है, इसके ऊपर दवा आ चुका है, लेकिन ये कितना लागू होता है देश में और उससे लोग कितने निजात पाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि आखिरकार जो इसकी दवा है कितनी असर है, ताकि पूरी तरह से लॉकडाउन खुल सके। लेकिन अब तक सरकार ने ऐसे कोई फैसला नहीं लिया कि लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल सके। बहुत सारी जगह पे अघोषित तरीके से यहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, लेकिन मुंबई में अब तक फिलहाल 31 जुलाई तक ही कहा गया है, लेकिन इसकी आशंका और है कि और ज्यादा लॉकडाउन बढ़ सकता है। और हमारे साथ हमारे एडिटर जुड़ चुके हैं एचपी न्यूज के हर्षगर। नमस्कार हर्ष जी। नमस्कार। बिल्कुल। मुझे आप बताइए कि हर्ष जी कि जिस प्रकार से आपने हमारे मेहमानों की बात सुना कि उनके हिसाब से तो गणेश चतुर्थी मनाना चाहिए, ले और किसी का कहना था कि नहीं मनाना चाहिए। अगर मनाना चाहिए तो उनका ये कहना है कि जो उनकी जो ऊंची ऊंची मूर्तियां हैं उन्हें कम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मूर्तियां कम करने से या मूर्तियां बढ़ाने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? जी बिल्कुल। सार्वजनिक सबसे पहले मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में मैं भी आया हूँ जनता की आवाज में, और सभी जो लोग हैं हमारे पार्टिसिपेट थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। मराठी में भी बहुत अच्छी बातें बोली हैं, हिंदी में भी बहुत अच्छी बातें बोली हैं, क्योंकि हमारे देश की सभी भाषाएं और सभी तक ये मैसेज जाना चाहिए। जनता की आवाज में बेसिकली हम लोग जो टॉपिक उठाते हैं वो जनता की आवाज का उठाते हैं, जो जमीन से जमीनी मुद्दे जिन पर कोई भी मीडिया बात नहीं कर रहा है। कोई भी हिंदी चैनल में हम जाते हैं तो फालतू की चीजें सुनने को मिलती हैं, लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, धार्मिक रूप से बातें करते हैं लोग, लेकिन जमीनी मुद्दे जो हैं उस पर कोई भी बात नहीं करता है। तो हमारा जो जनता की आवाज का जो कार्यक्रम है इसमें मुकेश जी होस्ट करते हैं, पूजा जी होस्ट करती हैं, और यहाँ पर हम जमीनी मुद्दों पे बात करते हैं, हर जमीनी जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए लोग। तो आज मुझे बोलने का मौका मिला है शो में, तो बहुत बहुत आभार आपका। तो जैसे कि आपने बोला मूर्ति के ऊपर और कोरोना के ऊपर, तो सबसे पहले ना मैं मूर्ति से पहले कोरोना के ऊपर बोलना चाहूंगा कि आज पूरे देश भर में कोरोना को लेकर के बहुत हाहाकार मचा हुआ है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बाकी के देशों ने इसमें और हमारी सरकार में बहुत अंतर है। क्योंकि मैं सरकार के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े करना चाहूंगा साथ ही साथ में। पूरी दुनिया में कोरोना को रोकथाम के लिए सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है। किसी ने हाथ खड़े कर लिए, किसी ने उसको पूर्ण रूप से खत्म करने की भी पूरे तरीके से कोशिश की है। लेकिन हमारे देश की सरकार लॉकडाउन पे जितना जोर दे रही है और गाइडलाइन पे जितना जोर दे रही है, उतना गरीबों की समस्या पर जोर नहीं दे पा रही है। अगर मुकेश जी मैं एक सवाल सरकार के लिए करना चाहूंगा यहाँ से जनता की आवाज के माध्यम से, कि अगर हम लोग बड़ी बड़ी मूर्ति नहीं बनाते हैं या हम छोटी मूर्ति रखते हैं या फिर हम मूर्ति रखते ही नहीं है, तो त्योहार मनाना या ना मनाना तो हमारी एक धार्मिक आस्था है, लेकिन इस धार्मिक आस्था से कई लोगों की आर्थिक आस्था भी जुड़ी हुई है। क्योंकि आज आप और मैं तो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमा लेते हैं या खा लेते हैं या सेविंग है हमारे पास, लेकिन देश भर में हजारों लाखों मजदूर जिनकी पूरी रोजी रोटी साल भर के एक त्योहार पर डिपेंड करती है, गणेश उत्सव हो या कोई दूसरा त्योहार हो, तो अगर हम ये त्योहार नहीं मनाते तो उनकी आर्थिक आस्था पे कितना बड़ा असर पड़ेगा धार्मिक के अलावा, वो सबसे बड़ा सवाल है सरकार से। जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सरकार ने बोल दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना जितनी बड़ी बीमारी बताई जा रही है बहुत ही बड़ी बीमारी है, इसमें हमें लड़ना पड़ेगा। देश के हर इंसान को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार बोलती है कि गाइडलाइन में कि सब चीजों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, तो उसके पक्ष में मेरा सवाल है, सब चीजें बंद हो जाएंगी तो सरकार के खजाने में पैसा है सरकार चलाने का, लेकिन आम जनता के पास वो खजाना नहीं है। जी बिल्कुल। अभी बीच में मोदी जी आते हैं, बोलते हैं 80 करोड़ जनता पर खाना गया है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कई लोगों पर सुविधाएं पहुंच रही हैं। तो सवाल मेरा ये खड़ा होता है कि उन 80 करोड़ में से आम जनता में कितने लोग हैं, उनका कहाँ, किस RTI में, किस रजिस्टर में वो लिखा हुआ है, तो वो डेटा जनता के सामने आना चाहिए। जी जी। और वही महाराष्ट्र सरकार पर भी मैं सवाल उठाते हुए बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बोल रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से ये सवाल है, चाहे वो विपक्ष में बैठे हों या पक्ष में बैठे हों, कि महाराष्ट्र सरकार गाइडलाइन दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन जो लोग भूखे हैं, जो लोग आधी से ज्यादा जनसंख्या तो यूपी बिहार कहीं सब जगह लौट गई है, लेकिन जिन लोगों को परेशानियां हो रही है इन सब चीजों को लेकर के, उनका क्या, उनके लिए खाने की कहाँ व्यवस्था, रहने की क्या व्यवस्था है। तो बड़ी मूर्ति रख करके या छोटी मूर्ति रख करके या ना मिला करके सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी वो आम जनता को होगी। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर जनता है,
उनको खाने की जो पूरे साल भर में डिपेंड रहते हैं इन मूर्तियों के भरोसे, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैसे कि अभी लालबाग की राजा के बारे में हमने सुना कि वो बंद हो रहा है, वहाँ नहीं बनाया जाएगा। तो जो उनके ट्रस्टी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अगले साल मना लेंगे। लेकिन जहाँ उनके आसपास दुकानें चलती हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो उन पर पूरा साल भर डिपेंड है लालबाग के राजा पे, उन पर ये बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और ये देखने वाली बात है, आपको इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। कोरोना से नहीं, पहले भुखमरी से लोग मर सकते हैं इसमें। बिल्कुल जी, ये मेरी बात सरकार के लिए थी। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो हमारे एडिटर साहब ने जो बात यहाँ पे उठाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है। उन्होंने जिस प्रकार से सरकार से सवाल उठाया है कि यहाँ पे जो पूरे साल में जो एक ही ऐसा त्यौहार जो आता है कि जिसमें लोग इसमें डिपेंड हो जाते हैं, जो आम गरीब लोग होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, उनके अगर हाथ में ही कुंजी नहीं है, ये त्यौहार ही नहीं मनाया जाएगा, तो वो भूखमरी से ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये काफी बहुत बड़ा सवाल है सरकार की ओर इन्होंने उठाया है। इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और हम अभी कार्यक्रम के अंतिम में आ चुके हैं। हम सारे मेहमानों को एक एक बार रिएक्शन लेंगे सबसे। तो कम समय में मैं आप सभी मेहमानों से एक छोटा रिएक्शन लेना चाहूंगा। विनायक सर, तुम्ही मला असं सांगा की जसं आमच्या पाहुण्याने सांगितलं आहे, तर आपल्याला मन इथे मांडवले आहे आणि तुम्ही मला असं सांगा की तुमचं आमच्या चॅनल माध्यम काय मेसेज द्यायचा आहे तुम्हाला? मला लोकांना हेच सांगायचं आहे की मातीची मूर्ती आता सध्या या कोरोनाच्या स्थितीमध्ये ब्लॅकने विकत घ्यावी लागतात, त्यामुळे मातीची मूर्तीचे रेट वाढलेले आहेत, त्यामुळे लोक पीओपी कडे आकर्षित होतात आहेत. तर कृपया करून पीओपीची मूर्ती बुकिंग करताना त्यांनी हा पण विचार केला पाहिजे की ही विसर्जन होणारी मूर्ती आपल्या घरामध्ये वितळेल का, हा विचार करून लोकांनी मूर्ती बुकिंग कराव्या. माझा एकच सल्ला आहे की लोकांनी मातीची मूर्ती, भले ती अर्धा फूट असो 1 फूट, श्रद्धेने आणा, पूजा करा आणि विसर्जन करा. पीओपीची मूर्ती घेणार असणार तर त्याचा पुढचाही विचार करून त्यांनी मूर्ती पास करावी. आता लोकांवर डिपेंड आहे, पण माझं तरी असं म्हणणं आहे की लोकांनी भले मूर्ती अर्धा फूट आणा, 1 फूट आणा, पण चांगल्या प्रकारे करा, जेणेकरून प्रदूषण होणार नाही आणि कोरोनाचं संकट जे आहे त्याचा विचार करून लोकांनी काय तो डिसिजन घ्यावा. हे बरोबर. हा बरोबर, अगदी बरोबर आहे. आणि हरेश साहेब, तुम्ही पण शॉर्ट मध्ये मला सांगा की आमच्या जनता की आवाज कार्यक्रमामध्ये तुम्ही जसं आपलं मत मांडवलं आहे ते खूप लोकांना चांगल्या प्रमाणे समजलं पण असेल, आणि तुम्ही जाताना काय संदेश तुम्हाला द्यायचे आमच्या प्रेक्षकांना, त्यांना काय केलं पाहिजे आणि त्याने त्याच्यासाठी काय उपाय केला पाहिजे, हे तुम्ही सांगू शकता? कसं आहे, आता ज्या प्रकारे सांगितलं की सरकारची जी गाईडलाईन आहे, आणि जसं आता माझ्या भावांनी सांगितलं की मातीची मूर्ती आणावी, ते अगदी बरोबर आहे. पण मी विनंती करतो सगळ्या मूर्तिकारांना की ते या पार्श्वभूमीवर आणि ही जी संकट आलं आहे जगा आणि देशावर, तर कृपया करून कुठल्याही गोष्टीचा ब्लॅक न करता व्यवस्थित आणि व्याजदर भावावर द्यावी. कारण की या वर्षी तो जो सण आहे तो साजरा व्हावा चांगल्यापणे, आणि ज्या माणसाची कॅपॅसिटी नसेल, कारण की या लॉकडाऊनमुळे सगळ्यांची कमर तुटलेली आहे, तर कृपया करून सगळ्या संकटाच्या समोर जाऊन तो बाप्पाला आपल्या घरी खुशी खुशी आणू आणि त्यांच्या सोबत त्यांचं जे काय असो ते पाठवून मग बाप्पाला आपला विघ्न देऊन पूर्ण जगाचं विघ्न संपवो. आणि मी पण हेच म्हणणार की यावर्षी सगळ्यांनी मातीची मूर्ती आणावी, कारण की त्याच्यामुळे जे प्रदूषण कमी होणार, तर ते आपल्याला पुढच्या खूप खूप काळासाठी महत्वाचा ठरणार तो निर्णय. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. थँक्यू सो मच की तुम्ही पण आपल्या इथे जे प्रेक्षकांना जे समजवण्याचा प्रयत्न केला आहे ते त्यांना समजलं असं आमची आशा आहे. आणि तुम्ही रितेश साहेब, मला सांगा की जाताना तुम्ही काय संदेश द्यायचा आमच्या जनताची आवाज कार्यक्रमामध्ये? आता जे दादांनी ज्या बोललं त्यांनी ते पण बरोबर बोलले. शाडू मातीच्या मूर्तीचा खूपच रेट वाढत आहे. त्या मूर्तिकांना मी एकच सांगू इच्छितो की ना, त्यांनी मूर्तीचा रेट नका वाढवू. जे गरीब लोक आहेत, जे गणपती बसवतात, त्यांची आर्थिक स्थिती आता नाही आहे तेवढे पैसे देण्याची, म्हणून ते पीओपीच्या मूर्तीकडे आकर्षित होत आहे. म्हणून मी हेच सांगू की शाडू मातीच्या मूर्तीचा रेट कमी करावा आणि आपलं नियमाचे पालन करून कोरोनाला हरवूया आपण सगळे.
बरोबर है। आणि जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे विनायक सर, हरीश पारेख और रितेश सर ने तो अपनी बात यहाँ पे रखी। इनका कहना ये है कि जिस प्रकार से जो इको फ्रेंडली जो गणपति है उनके जो दाम है काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जिसको लेकर जो बहुत सारे जो लोग हैं, ऐसे कोरोना महाकाल चल रहा है, उसके बीच में लॉकडाउन है, तो यहाँ पे लोगों के पास पैसे तो नहीं है और सबकी कमर टूट हो चुकी है, ऐसा कहना है हरीश पारेख जी का। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं तथ्य को सही को जोड़ना चाहूंगा। जिस प्रकार से 4 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को लेकर और किसी के पास पूंजी नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी लोग काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। अगर इसी बीच में अगर त्योहार आता है, उस त्योहार को अगर धूमधाम से मनाने का भी यहाँ पे प्रयत्न किया जाता है, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि कोई लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकेंगे, जिसको लेकर पीओपी की ओर से मजबूरन उन्हें लेना पड़ेगा। यदि सरकार से हम ये भी मांग करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो लोग हैं जो पीओपी की मूर्ति, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पर्यावरण को लेकर हानिकारक है, पर्यावरण को लेकर हमें इको फ्रेंडली मूर्ति को ही रखनी चाहिए। यदि उनकी भाव बढ़ोतरी होती रहेगी तो आम लोग इस मूर्ति को नहीं खरीद पाएंगे, तो जिसके लेकर कहीं ना कहीं तो ये समस्या है, इन सबका निवारण करना काफी ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ सुल्तान जी भी है, हम उनसे भी आखिरकार जाते जाते रिएक्शन लेना चाहेंगे। सुल्तान सर, आपने हमारे मेहमानों की बात यहाँ पे सुना, उन्होंने भी अपनी अपनी राय यहाँ पे रखी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो मूर्ति का जो भाव है वो बढ़ते जा रहा है, तो लोग पीओपी की मूर्ति को आकर्षित हो रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहोगे जनता की आवाज कार्यक्रम के दर्शकों को? आखिर में शॉर्ट में बताइए। जी, बस इतना संदेश देना चाहूंगा कि पैसे में क्या श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा होती है। तो मूर्ति का साइज ना देखिए आप उसमें श्रद्धा देखिए। अपने घर पे रहिए, सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी एक जिम्मेदारी है आपके प्रति, आपके समाज के प्रति। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ एडिटर साहब हैं हमारे, और वो हमारे कार्यक्रम को पूरा हैंडल करते हैं, पर्दे के पीछे रखे भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारे लोगों को ये कहना होता होगा कि जो न्यूज है केवल न्यूज चला देने से ही न्यूज नहीं होता, पर्दे के पीछे रखे भी बहुत सारे मेहनत यहाँ पे होता है। हमारे जो टीम मेंबर है, हर्ष गर्ग, पूजा चौधरी, मुकेश शाही, और इन तीनों के चलते ही ये पूरा एक टीम सेटअप हुआ है, जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम कम समय में इतना ज्यादा लोगों ने प्यार किया, इतना सम्मान दिया। अब लगभग पूरे 1 महीने होने हैं इस कार्यक्रम को, और आप लोगों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हर्ष जी, आप मुझे बताइए कि आखिर में जाते जाते आप जनता की आवाज कार्यक्रम के जो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे कार्यक्रम में आज जुड़े हैं विनायक जी जुड़े हुए हैं, हरीश जी जुड़े हैं, सुल्तान और रितेश जी भी जुड़े हुए हैं। सभी ने अपनी बात बहुत ही सुंदर शब्दों में जनता तक पहुंचाई है, और ज़्यादातर जनता इसको सुनेगी और इसको उन सब चीज़ों को मानेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हैं, और वहाँ तक की जनता तक ये बात पहुँचेगी तो लोगों को हर चीज़ में समझ में भी आएगी ये बात। और सरकार के लिए जैसे कुछ सवाल भी मैंने खड़े किए थे, तो उन सवालों का जवाब मैं जाना चाहूँगा। जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, सरकार के बड़े अधिकारी, प्रशासन से जुड़े हुए लोग या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, उसका जवाब जरूर दें कमेंट में आकर के। जो मैंने सवाल खड़े किए हैं, अगर दे सकते हैं तो, नहीं दे सकते हैं तो सरकार तो मुंह छुपाने में लगी हुई है, तो मुंह छुपा करके जा भी सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि हम आम जनता है, हमारी आदत है कि वोट के समय आप लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वोट के बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसी के साथ मैं सभी जनता के लिए, जो जनता हमें देख रही है, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और त्योहार को मनाएं, और जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं। और रही त्योहारों की बात, तो त्योहार हम सब लोग मिलकर मनाते ही हैं, बट यहाँ पर हमें खाली सोशल डिस्टेंसिंग का और अपने जो समय समय पर साफ सफाई का हमें ध्यान रखना है। और कोई भी चीज़ हमें रोकनी नहीं है, ना ही आर्थिक गतिविधि, ना ही धार्मिक गतिविधि, ना कोई अन्य गतिविधि। हमें सभी गतिविधियों को साथ में लेके चलना है। मोदी जी ने भी अपने भाषण में लास्ट बार कहा था कि अभी हमें कोरोना के साथ में, इन सब चीज़ों के साथ में लड़ाई करनी है। तो सभी लोग अपने काम को कंटिन्यू रखें और देश की प्रगति में भी हाथ बटाएं, क्योंकि देश भी हमारी एक मातृभूमि है, हमें इसको भी आगे बढ़ाना है। कोरोना के चक्कर में इसको नीचे नहीं लेके जाना है। तो बस यही है कि आज के कार्यक्रम में जितने लोग जुड़े हैं और जो हमें देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। और जैसे ये कार्यक्रम के हम अंतिम में आ चुके हैं, और जाने से पहले मैं इस कार्यक्रम के बारे में शॉर्ट स्टेटमेंट देना चाहूँगा। जनता की
आवाज ये कार्यक्रम आता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ठीक शाम 7 बजे H15 न्यूज, जो देश की आवाज है और देश की बुलंद आवाज को और ज्यादा बुलंद करता है जनता की आवाज। क्योंकि जनता की आवाज कार्यक्रम पे हम आप सभी की बात यहाँ उठाते हैं, क्योंकि आपकी बात हम सरकार की तरफ रू करते हैं, क्योंकि आपको माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हम माध्यम बनेंगे आपके लिए और वो ताकत बनेंगे और मिलकर हम जो देश में जो आपराधिक जो बढ़ रहा है, सामाजिक भ्रष्टाचार जो है, सब हम दूर करेंगे और एकता का तस्वीर हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको क्या तकलीफ है और आप इस कार्यक्रम में किस विषय को लेकर बात करना चाहते हैं। हम सारे विषय को यहाँ पे उठाएंगे। तो आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।